15 राज्यों की 46 विधानसभा 2 लोकसभा के नतीजे। एमपी में मंत्री हारे, यूपी की 9 सीटों में 7 पर भाजपा और 2 पर सपा जीती। महाराष्ट्र में महायुति, झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े। वायनाड में प्रियंका गांधी को 4 लाख वोटों से मिली जीत। प्रियंका ने लोगों का जताया आभार। प्रियंका ने कहा, आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हूं। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र। विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मिला मुद्दा। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर, एक्यूआई पहुंचा 467। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले, प्रतिबंधों का सख्ती से पालन हो, पर्सनली मॉनिटर करें। और एमपी राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 से नीचे। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। 9 राज्यों में कोहरा, कश्मीर में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कुशीनगर से अहम खबर है, जहां गन्ना, आपको बता दें, गन्ना घटतौली पर किसानों ने हंगामा किया है। घटतौली को लेकर केंद्र पर किसानों ने हंगामा किया है। उच्चाधिकारियों के मौके पर आने की कर रहे हैं मांग। मौके पर पहुंचे मिल के केन मैनेजर, बाट माप इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने 15 किलो घटतौली की रिपोर्ट दी है। इंस्पेक्टर ने कांटा सही कराने के निर्देश दिए हैं। तौल केंद्र पर 75 किलो घटतौली का आरोप लगाया। सेमरा हरदो गन्ना तौल केंद्र का यह पूरा मामला है। तो इस तरीके से घटतौली करके किसानों की गाढ़ी कमाई को चूना लगाया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने कांटा को सही करने के हालांकि निर्देश दिए हैं। तौल केंद्र पर 75 किलो घटतौली का आरोप लगाया। सेमरा हरदो गन्ना तौल केंद्र का यह पूरा मामला है। कुशीनगर से अहम खबर, गन्ना घटतौली पर किसानों ने हंगामा किया। आपको बता दें, किसानों की गाढ़ी कमाई को काटते नजर आ रहे हैं ये मिल के चोर कर्मचारी। आपको बता दें, उच्चाधिकारियों के मौके पर आने की कर रहे हैं किसान लगातार मांग। मौके पर पहुंचे मिल के केन मैनेजर, बाट माप इंस्पेक्टर भी पहुंचे हैं। इंस्पेक्टर ने 15 किलो घटतौली का रिपोर्ट दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चारों तरफ कमल खिल रहा है। वहीं नतीजे आने के बाद के न्यूज संवाददाता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। आज बांदा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का आज बांदा आगमन था और यहाँ पर अभी सर्किट हाउस में उन्होंने जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय नेता हैं उनसे मुलाकात की है और समीक्षा बैठक के बाद ये यहाँ से ग्राम महुआ के लिए निकले हैं, जहाँ तेलंगाना के संगठन मंत्री भाजपा चंद्रशेखर जी की माता जी को श्रद्धांजलि देंगे और वहां से वापस आकर के हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने देश के अंदर चल रहे चुनावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी नेताओं को भाजपा की अप्रत्याशित जीत पर बधाई दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं जिन सीटों पर, उन सीटों पर भी भाजपा की अच्छी जो बढ़त है उस पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। ऐसे में लगता है कि भाजपा अपने पूरे रोब-रुआब में है और पूरे रोब-रुआब में ही चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर बना हुआ है। ग्राउंड जीरो से भगत सिंह, के न्यूज़ के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व के प्रमुख न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 24 नवंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह ऐतिहासिक सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शांति एवं विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुंदर एवं सुरक्षित भविष्य को समर्पित है।
इस वर्ष यह ऐतिहासिक सम्मेलन ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर थीम पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिभाग करने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे। इससे पहले हैती के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जीन हेनरी सेंट ने अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के दूसरे दिन का उद्घाटन किया। सत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों के विचारों का निचोड़ पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सम्मेलन की संयोजिका एवं सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता दी किंगडन ने बताया कि लगभग सब न्यायाधीशों व कानूनविदों की आम राय रही है कि भारतीय संविधान का 51C विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51C पूरे विश्व को एकता के सूत्र में जोड़ने की बात कहता है। जैसे कि आपने कहा कि इस सम्मेलन का जो मुख्य जो थीम है वो है एक गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर, कि भविष्य के लिए कौन सी या कैसी विश्व व्यवस्था हमें चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध समाज का विकास किया जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो देशों के जो एक दूसरे से संबंध है उसको संचालित करता है। इसका जो संविधान है जिसको चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहते हैं वो 1945 में लिखा गया था। अब 80 साल होने आए हैं लेकिन उसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि समाज जो है विश्व में बहुत बदलाव आया है, नई नई समस्याएं आई हैं, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत जो है वो विश्व की व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। प्रश्न ये है जो इस कॉन्फ्रेंस में जिस पे चर्चा हो रही है कि विश्व की व्यवस्था आगे चल के भविष्य के लिए कैसी हो जिससे कि बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में कितनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, भीषण लड़ाइयाँ चल रही हैं, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज करने का भी प्रयोग करने की भी बात चल रही है। तो एक ऐसे असुरक्षित समाज में, संसार में हम रह रहे हैं कि ये बेहद आवश्यक है कि ये जो बात है इसके लिए हम सिर्फ ये ना सोचें कि भाई ये हमारे लीडर्स जो है वो करेंगे। हर एक जने को अपने स्तर पे सोचना है कि हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से जो विश्व की जो जुडिशरी है, जो लीगल क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी सोचना है कि उनका इस मुहिम में योगदान क्या होना चाहिए, ये क्या हो सकता है। एक सक्रिय योगदान जो अपने अपने देशों में जा करके यहाँ से कहते हैं कि प्रेरित होकर के वापस जा करके अपने अपने देशों में एक विचारों का एक वातावरण बनाना, एक विचारों का ऐसा वातावरण बनाना जो जिससे कि हर एक समाज में, हर एक देश में एक ये विचार उपजे कि हमें विश्व की व्यवस्था को और अच्छा बनाना है। क्योंकि विश्व जब हमारे जो लीडर्स हैं सभी देशों के, जब अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जाकर के सिर्फ अपने ही देश के के लिए जो है वो अपनी बात कहते हैं कि हमारा देश समृद्ध कैसे बन जाए, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाए, हमारे देश में जो है प्रगति कैसे हो। लेकिन आवश्यकता अब ये हो गई है शायद कि अगर हमें एकजुट होकर के काम करना है, क्योंकि जो विश्व की जो समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं है कि अगर हम हर एक जना अपने अपने देश की समस्याओं के बारे में ही सिर्फ बात करेगा, औरों के जो समस्याएं हैं जिससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है उसके बारे में बात नहीं करेगा, तो ये एक बहुत ही विजडम वाली बात नहीं होगी, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि कोविड का जो वायरस था किसी और देश से शुरू हुआ, लेकिन उसने कितना विनाश किया पूरी दुनिया में। तो दुनिया के सारे देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ पर हम लोग बेहद जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोदी जी ने G20 समिट में जो अपना थीम चूज किया था वो क्या था, एक वसुधा, एक कुटुंब, एक भविष्य। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में है, तो उसको विश्व स्तर पर एक्चुअली लागू करने के लिए, वास्तव में लागू करने की आवश्यकता है। तो सिर्फ बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसपे बात करने से बस काम बन जाएगा, उस पर हर एक देश को अमल करना पड़ेगा। पूरे विश्व को एक परिवार मान के अगर चलेंगे तो हम जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे फोरम में सिर्फ अपने देश की ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व की बात करेंगे
कि पूरे विश्व का भला कैसे हो, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे देश का भी भला उसी में निहित है जो विश्व के लिए अच्छा है। सऊदी अरेबिया से लोग आए हैं जो यहाँ पर हैं, लेबनान से आए हैं, और इस बार जो है वो इसराइल से इस बार नहीं आए हैं। पूर्व वर्षों में आते रहे हैं इसराइल के जजेस भी। टर्की से आते हैं हमारे यहाँ जजेस, इस साल टर्की से नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट हर साल टर्की से आए हैं। तो मिडिल ईस्ट के कई देशों से लोग आए हैं। जो किंगडम ऑफ कतर है वहां से भी जजेस आए हैं। आप कुछ प्रश्न हमारे और ऐसा है कि यहाँ पर आकर के देखिए, सबसे पहले तो वो ही जज आते हैं जो इस यहाँ की जो थीम है उससे कुछ जुड़ाव रखते हैं। तो थीम है कि विश्व की व्यवस्था क्या हो। ठीक है, वैसे तो हर एक जज जो आते हैं वो अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में उनके जो भी मुद्दे होते हैं उन पे वो काम करते हैं। जैसे कोई फैमिली कोर्ट के जज हैं, कोई जो है वो हाई कोर्ट के जज हैं जो जहाँ पर हर तरीके का मुद्दा आ सकता है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से आए लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और बच्चों के साथ हिंदी साहित्य के लेखक डॉक्टर नागेश पांडे ने बताया कि आज के इस आधुनिकीकरण के युग में बच्चों के अंदर किताबों के प्रति रुचि देख अभिभूत हो गया हूं। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के मन में नई जानकारियों को सीखने के लिए एक अलग सा जज्बा देखने को मिला है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे युवा लेखक यश तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिस प्रकार आज के युग में ज्यादातर बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन देखने को मिलता है, जिससे उन्हें जो जरूरी ज्ञान है और जो जरूरी नहीं है उसे भी बच्चे देखते हैं और सीखते रहते हैं। ऐसे में जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए एक अलग ही ललक देखने को मिली है। जब स्कूल परिसर में सभी लेखक उपस्थित हुए तब बच्चों ने गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो अविश्वसनीय था। बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देने का काम इस विद्यालय में किया जा रहा है। जेएमडी वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य मल्लिका अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज के दिन हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से आए हुए लेखक, कवि एवं विचारकों के द्वारा बच्चों को भविष्य के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। उसके उपरांत एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी लेखक, कवि अपने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहेंगे। मैं पला बढ़ा तो कानपुर में हूँ, लेकिन आज एक अंतर्राष्ट्रीय ऑथर हूँ, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। कई सारी किताबें लिखी हैं, फिक्शन नॉवेल्स, नॉन फिक्शन नॉवेल्स। एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी हूँ, टेडेक्स और जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे कई टॉक्स डिलीवर कर चुका हूँ जिनको मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एडवोकेट हूँ, आज के युवाओं को जो मानसिक शक्ति है उसके बारे में गाइड और मेंटोर करता हूँ, और साथ ही में एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। पैंडेमिक के विषय पे दुनिया में जो पहली फिक्शन नॉवल लिखी गई थी वो मेरी कलम से लिखी गई थी, और उस नॉवल को मैंने कानपुर में रहते हुए ही लिखा था, जिस शहर में आज हमारे इस जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में एक वर्ल्ड लेवल का लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया है, जेएमडी वर्ल्ड स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि आज के युवाओं को ये बताता है कि उनकी ज़िंदगी उन मोबाइल फ़ोन्स और टेलीविज़न स्क्रीन से आगे जाकर भी बहुत बड़ी और बहुत सुंदर हो सकती है। आज जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर युवा इवन अपनी राइटिंग और क्रिएटिविटी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, यहाँ पे हम जैसे ऑथर्स को दिखाए गए युवाओं के द्वारा लिखी गई वो किताबें जो कि उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, कवर जो कि उन्होंने डिज़ाइन किए थे न्यूज़पेपर की कटिंग की मदद से। इससे मुझको ये जानने को मिलता है कि कई बार इवन अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंसेस को जब मैं एड्रेस करता हूँ, जब उससे बातचीत करता हूँ, तो उतना एंथुजियाज्म नहीं मिलता जहाँ कि यहाँ पे हमको इस लिटरेचर फेस्टिवल में जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में देखने को मिला। तो एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास है। साथ ही में मैं अपना ग्रैटिट्यूड कन्वे करता हूँ जेएमडी वर्ल्ड स्कूल के मैनेजमेंट को, उन मैजिकल मेंटर्स और टीचर्स को जिन्होंने इस ड्रीम को एक रियलिटी बनाया, ना जाने कितने सारे नन्हे एस्पायरिंग ऑथर्स के लिए। थैंक यू सो मच। इंस्पायर हमारा 2 दिन का आयोजन है, जो कि एक लिटरेरी फेस्ट है, जिसमें हमने रिनाउंड ऑथर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बुलाया है
और ऑथर्स हमारे बच्चों के संग अपनी बुक्स, अपनी किताबें, अपने क्रिएशंस, अपने राइटअप्स को डिस्कस करा, उन्होंने बच्चों को बताया। और उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे किताब तो देखते हैं, पर किताब के बनने में और बनाने में कितनी मेहनत है और किसकी कैसी मेहनत है, या किस दिशा में सोच बनी ऑथर की और उन्होंने कैसे लिखा, इस चीज़ से अवगत कराने के लिए हमारे ऑथर्स बच्चों से मिले और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। और वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत है हमारे बच्चों के लिए कि वो सीखेंगे कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बनती हैं। आफ्टर ऑल लर्निंग की शुरुआत हमेशा किसी शब्द से होती है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो उन शब्दों के मेल को किस तरह से जोड़ा जाए कि अच्छे शब्द बने, अच्छा राइटअप बने। तो हमारे राइटर्स, जो हमारे इतने अच्छे ऑथर्स अक्रॉस द कंट्री आए हैं, इनसे अच्छा कौन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, और हमारे बच्चों को इस दिशा में एक अच्छी गाइडेंस दें ताकि वो आगे चल के अपने भी राइटअप्स बनाएं, अपने भी क्रिएशन लाएं, और एक अच्छा इंस्पिरेशन का सोर्स हमारे सब राइटर्स हैं। और ये 2 दिन का फेस्टिवल है जिसमें आज बच्चों के संग क्लासरूम सेशंस हुए, सबने बच्चों के संग सेशंस लिए और अपने अपने टॉपिक्स पे डिस्कस किया, अपनी किताबों के बारे में, कैसे उन्होंने किताब बनाई, किस तरह से उन्होंने उसको सोचा और उसको पुट डाउन किया। और कल हमारे सेशंस कंटिन्यू होंगे, साथ में पैनल डिस्कशन भी है जिसमें वो ज्वलंत टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो ये 2 दिन का फेस्टिवल हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा जाएगा और बच्चों के लिए बहुत ही लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। और हमारे ऑडियंस और पेरेंट्स भी हमारे साथ होंगे कल के इस फेस्टिवल में, हमारे सब ऑथर्स के बीच में। थैंक यू। बाल साहित्य लेखन से 1986 से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 50 पुस्तकें मैंने लिखी हैं। इस स्थान पर आकर एक अलग ही सुख, अलग ही आनंद और अलग ही रोमांच का अनुभव मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाल साहित्य बहुत आवश्यक साहित्य है। बच्चों को साहित्य के माध्यम से न केवल शिक्षा मिलती है बल्कि संस्कार भी मिलते हैं। और वो कार्य इस विद्यालय में आकर मैंने देखा कि किस तरीके से बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के विस्तार के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, उपक्रम किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। छोटे छोटे बच्चे और इतना चिंतन, क्योंकि शिक्षण में स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर बड़े ही अपरिहार्य होते हैं। आज की शिक्षा कहीं न कहीं एकांगी भी है, लेकिन वहाँ स्मृति पर जोर है। बच्चे केवल याद कर लेते हैं या उनको याद कराने पर बल दिया जाता है, जबकि वास्तव में बोध होना और चिंतन की दिशा में प्रवृत्त होना ये बहुत बड़ा कार्य है। और यह कार्य मैंने संस्था में आकर देखा कि बच्चे किस तरीके से कहानियाँ रच रहे हैं, कविताएं रच रहे हैं, बात करना जान रहे हैं, प्रश्न पूछना उनको आ रहा है, उत्साह है, आत्मविश्वास है उनके अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ जो एक परिभाषा होती है मनुष्य की, संपूर्ण परिभाषा, कि उसके विभिन्न पक्षों का विकास होना चाहिए। नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, वो सारे विकास बच्चे में परिलक्षित हो रहे हैं। एक संपूर्ण मनुष्य को बनाने और तैयार करने की दिशा में ये संस्था कार्य कर रही है। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और सराहना करता हूँ कि इस संस्था के जो आयोजन हैं, जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी दूरगामी सोच है, उसका अनुकरण अधिकांश स्थानों पर होना चाहिए। बल्कि फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंत्री ने बताया कि लोगों को आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अपने विभाग से संकिसा से मोहम्मदाबाद तक की रोड के चौड़ीकरण के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यही जानकारी उन्होंने बीते 20 सितंबर 2024 को प्रभारी मंत्री बनने के बाद कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान कह चुके हैं। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन आख्या का अवलोकन किया। सीएमओ को निर्देशित किया कि राम मनोहर लोहिया पुरुष एवं महिला अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता की टाइमिंग में सुधार करें। मंत्री द्वारा जनपद की सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग की समीक्षा की विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के कार्यों को दिए गए समय के अंदर पूर्ण न किए जाने का मुद्दा उठाया। मंत्री द्वारा इस पर नाराजगी जताई गई व ट्रांसफार्मर को समय पर बदलने के लिए विद्युत विभाग को निर्देशित किया व मीटर रीडिंग में किसी भी तरीके की शिकायत न होने देने के लिए निर्देशित किया व गलत मीटर रीडिंग करने वाले रीडरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री द्वारा कृषि विभाग को किसानों को अत्यधिक उर्वरक से होने वाले नुकसान से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, मोबाइल मृदा वैन चलाने के निर्देश दिए गए।
द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना 6 लाभार्थियों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता, 10 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाभार्थियों को चाबी भी प्रदान की गई। अगली अहम खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आज 3 दशक बाद बीजेपी प्रत्याशी ने कटहरी सीट पर जीत दर्ज कर ली है। कटहरी उपचुनाव में जनता से जीत का सेहरा भाजपा के धर्मराज निषाद के सिर बंधा है। पहले राउंड की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी आगे रहे, लेकिन कुछ देर बाद सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को बढ़त मिली, जो अंत तक बरकरार रही। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी प्रत्याशी 12वें राउंड के मतगणना के बाद बढ़त ले चुके थे, जो अंत तक चलती रही। अगर तीनों राजनीतिक दलों की बात करें तो बसपा के गढ़ में इस चुनाव में अपना पूर्ण रूप से जनाधार समाप्त होता दिखाई पड़ा। भाजपा से धर्मराज, आपको बता दें, धर्मराज को 1,31,037 मत मिले, तो वहीं सपा की शोभावती को 69,309 और बसपा से अमित वर्मा को 41,451 मत मिले, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने 33,828 वोटों से सपा प्रत्याशी को पराजित किया है। मौजूद जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर कटहरी की उपचुनाव हुआ है। ऐतिहासिक जीत हुई है। करीब 3 दशक बाद कटहरी में कमल खिला है। हमारे साथ है प्रदेश उपाध्यक्ष है धर्मेंद्र सिंह जी है, गोरखपुर के एमएलसी भी है और चुनाव में लगातार प्रभारी भी रहे हैं। किस प्रकार इन्होंने यहाँ दर्ज कराई है? कटहरी की ऐतिहासिक विजय, मैं कटहरी की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और ये विजय कटहरी और अंबेडकर नगर के एक कार्यकर्ताओं ने अपने जिलाध्यक्ष तरम्बक तिवारी के नेतृत्व में परिश्रम की पराकाष्ठा की है। हर बूथ पर, गांव पर, घर घर जाकर के मत्था टेका है। मोदी जी और योगी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में नीचे तक उतारा है। विकास और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसको नीचे तक उतारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर कहा था कि यहाँ पर कमल खिलाकर भेजिए, विकास और सुरक्षा की मेरी है, और इसलिए यहाँ की जनता जनार्दन ने उस पर पूरा विश्वास किया है। मैं इस जीत का श्रेय जहाँ यहाँ की जनता जनार्दन एक कार्यकर्ताओं को देता हूँ, वहीं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष, यहाँ के एक कार्यकर्ताओं को मैं इस जीत का श्रेय देता हूँ। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाने का ये जो महत्वपूर्ण काम किया है। 33 वर्ष बाद यहाँ कमल खिला है, हरियाली आई है, और मुझे विश्वास है अब अम्बेडकर नगर में हमेशा हरियाली रहेगी। 2027 में भी हर सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी और योगी जी की नीतियों की जीत होगी। देखिए, विपक्ष केवल जिस प्रकार से खोखले आरोप लोकसभा के अंदर जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, जो कानून को समाप्त करना चाहते थे, जो संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो लोग झूठा लोकसभा में इसी प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किए। जनता जनार्दन अब जान चुकी है, ये वही लोग हैं जो झूठे बोलते हैं। समाज के सामने उनका उत्सव उजागर हो चुका है, और इसलिए यहाँ जनता जनार्दन ने मोदी जी और योगी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कमल का फूल खिलाया। लोग विदर्घात का भी कयास लगा रहे थे, इस पर क्या कहें? कोई वितर्घात नहीं। एक कार्यकर्ताओं ने बहुत निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मैं एक कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है उनके अभिनंदन के लिए। मैं एक कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। ये इसीलिए देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ की जनता का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिलाध्यक्ष तरम्बक तिवारी जी भी है, इनसे पूछेंगे जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर के सभी नेताओं का आदरणीय धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में एकजुटता की जीत, परिवारवाद और पूंजीवाद के खिलाफ कटहरी की जनता की जीत है। सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की पराकाष्ठा की है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास की जीत है। मैं एक एक कार्यकर्ता का, जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आगे 2027 में भी इसी प्रकार जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा विश्वास करता हूं। पूर्व जिलाध्यक्ष मितेश त्रिपाठी जी भी हैं और यहाँ अयोध्या के प्रभारी भी हैं। क्या लगता है मितेश जी, आपको विकास करेंगे धर्मराज जी? निश्चित रूप से 33 वर्षों में जो कमल खिला है
हमारे जिलाध्यक्ष श्री त्र्यंबक तिवारी जी, प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र जी, सभी कार्यकर्ता, विधानसभा के संयोजक रमाशंकर जी, सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट करके और महत्वपूर्ण घर घर संपर्क करके इस बार कमल खिलाया है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी विधानसभा उपचुनाव नतीजों से भाजपाइयों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के मिश्र बाजार स्थित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद भाजपाइयों ने पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी भारी बहुमत की जीत, 9 में से 7 सीटें, ऐसे समय में ये जीत है जिस समय में पूरा विपक्ष, मैं कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के साथ लग करके लूट और झूठ को फैलाने में लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लूट और झूठ के वाले दल को नकार दिया है और साबित किया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फिर से वैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। मैं सभी ऐसे लगे हुए इस चुनाव में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उनके इस निर्णय के लिए। और साथ में महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास लोगों पर वैसा ही बना हुआ है और लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं। अगली खबर का रुख करेंगे खबर रायबरेली से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में महिला समेत 3 की मौत हो गई। खड़े ट्रैक्टर में तेज रफ्तार कार टकरा गई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार पानी में घुसी। रेस्क्यू कर सभी को निकाला गया। पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया है। सीएससी बछरावा में घायलों का इलाज चल रहा है। बछरावा के तिवारी के पुरवा के पास की घटना है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद बयान देते हुए कहा कि यूपी में चुनाव आयोग की मिलीभगत से प्रशासन ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा था कि दारोगा पिस्तौल निकालकर मतदाताओं को दौड़ाता फिरे। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने केशव प्रसाद मौर्य की पीडीए के नारे को फर्जी बताने के बयान पर कहा कि अगर वो नरक झूठा है तो झारखंड में क्या हुआ। अफजाल ने कहा कि अगर पीडीए का नारा झूठा है तो उनका नारा सच्चा है, हम मान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, वो बहुत पहले से ऐसा आभास हो रहा था। जिस तरह से चुनाव को और चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया कि पिस्तौल निकाल के दरोगा मतदाताओं को दौड़ाता फिरे, और ऐसा हुआ। महाराष्ट्र का जहां तक चुनाव है, महाराष्ट्र में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 2 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आ गई थी। विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। हमें उम्मीद है कि एक भिमंडी की जो पूर्वी सीट है वो, और एक गोवंडी की सीट जो है, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में हैं। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है, अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे उसको। सर, आपने कहा है कि पीडीए का जो नारा अखिलेश का था वो फर्जी है। फर्जी, वो झारखंड की तरफ जाके पूछे क्या हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल से लिमिटेड कायमगंज के 50वें नवीन पेराई सत्र 2024-25 का मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी, चीनी मिल प्रबंधक समिति के सभापति डॉक्टर बीके सिंह, उप सभापति सावन कुमार उर्फ जय कुमार गंगवार, कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, एसडीएम रविंद्र सिंह, जिला गन्ना अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता, प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह, मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी आदि द्वारा संयुक्त रूप से पूजन हवन, यज्ञ कर फीता काटकर व बटन दबाकर शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत अतिथियों एवं
प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह द्वारा सबसे पहले गन्ना लाने वाले बैलगाड़ी कृषक व ट्रैक्टर ट्राली कृषक माल्यार्पण कर शाल उड़ाकर व तौलिया एवं बाल्टी भेंट कर सम्मानित किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम एवं शुभ मुहूर्त के अनुसार आज शनिवार को चीनी मिल परिसर में आयोजित एक विशाल एवं भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र 2024-25 का हवन पूजन के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां माट क्षेत्र के पानी गांव से अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा करने एक दूल्हा पहली बार हेलीकॉप्टर से अपनी ससुराल पहुंचा। पानी गांव के स्वर्गीय हरवीर सिंह की बेटी करिश्मा नरसिंह की छात्रा है, जिसकी शुक्रवार को वृंदावन पानी गांव रोड पर स्थित प्रेम गार्डन मैरिज होम में धूमधाम से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई। वहीं दुल्हन के जोड़े में सजी करिश्मा के गाँव से शादी के बाद पहली बार उसकी हेलीकॉप्टर से ऐसी विदाई हुई, जिससे देखने के लिए पानी गांव और आसपास के क्षेत्रों की भीड़ पानी गांव में बने हेलीपैड के पास जमा हो गई। हर लड़के का ख्वाब होता है कि शादी के बाद उसे वही खुशी मिले जो उसे अपने माता पिता से मिली है, और उसकी शादी ऐसी हो जिसके हर पल वो सारी उम्र अपनी यादों में कैद कर सके। ऐसा ही एक नज़ारा आज कान्हा की नगरी मथुरा में माट क्षेत्र के पानी गाँव में देखने को मिली। नाम है आपका? राजीव कुमार चाहर। ये यार कहाँ से शादी हुई है? पानी गाँव से। निवासी कहाँ के हो आप? भराऊ। ये बाहर देगा वहाँ बात। जी आपका? करिश्मा जी, आज आपकी शादी हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कौन से गांव में हो रही है? कहाँ से? पानी गांव से। गांव से आज तुम्हारी विदाई मैंने सुना है हेलीकॉप्टर के द्वारा होगी, आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या पहली बार हेलीकॉप्टर उतरेगा गांव में? अभी पहले भी कोई लड़की विदाई हुई है? शादी में लगभग कितना पैसा खर्च हुआ होगा? शादी में 30-35 लाख। अच्छा, तो ताऊ जी ने शादी की है कि मम्मी ने शादी की है तुम्हारी? शादी मेरी मम्मी ने की है, और इतना सारा पैसा मम्मी पे तो नहीं आ सकता, तो मेरे मामा जी ने दिए। और कुछ ताऊ जी ने वगैरह ने सहयोग किया है आपका? ताऊ ने नहीं किया? तो आज पहली बार हेलीकॉप्टर में जाएंगे और ये गांव के तुम आप देखेंगे, कैसा खुशी का दिल होगा जिनका खुशी मनाएंगे जी, किस प्रकार से देखा जाएगा जिनको? अच्छा देखा जाएगा। अच्छा। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर बहराइच से, जहां ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार में अधिकारी भी सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि एक वर्ष पूर्व हुए खड़ंजा निर्माण के बाद आईटी का नाम बदलकर खड़ंजा निर्माण कार्य चलाया जा रहा है, जबकि एक वर्ष पूर्व ही खड़ंजा का निर्माण कार्य हो चुका है। वहीं ग्राम पंचायत में फर्जी मास्टर रोल भी भरा जा रहा है, जिस पर श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है। ग्राम पंचायत में बिना एस्टीमेट के पुलिया निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्राम प्रधान के साथ ग्राम विकास अधिकारी का भी पैकेट भरेगा। इससे पूर्व में भी ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। ऐसे भ्रष्ट ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार में लगाम भी नहीं लग पाती है। इस विकास खंड में कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस जारी की जाती है, नोटिस के बाद अपना पैकेट भरने की कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंसूबों पर ऐसे प्रधान और ऐसे अधिकारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जनपद बहराइच के मिहीपुरवा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोझिया के काली रोड से नौरंगी पुरवा व बड़हिन पुरवा का ये मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा की 9 सीटों के चुनाव परिणाम आज आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 7 और सपा ने 2 सीटें जीती हैं। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं कि न्यूज संवाददाता जयवीर मावी ने खास बातचीत की है। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद गोविंदपुरम अनाज मंडी में, और नवनिर्वाचित विधायक संजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आज जनता ने आपको जीत लिया, के न्यूज के माध्यम से पहले संदेश क्या देंगे? मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं का श्रेय देना चाहूँगा, क्षेत्र की सम्मानित जनताओं को और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया
जनता ने मुझे प्यार दिया और कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरी तरीके से सहयोग किया। संजीव जी, जीत हालांकि बहुत बड़ी हुई है, लेकिन जो मत प्रतिशत रहा काफ़ी कम रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मत प्रतिशत तो हमें 70% मिला, लेकिन मत प्रतिशत मतदान कम हुआ। उसका मुख्य कारण गाजियाबाद से जो लोग हैं वो नोएडा जाने वाले, दिल्ली जाने वाले, गुड़गांव, फरीदाबाद जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में चले गए, क्योंकि उनके रोजगार का मामला था, नौकरी पेशे का मामला था, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। अगर चुनाव आयोग उनकी छुट्टी करा देता तो 55% से ज़्यादा मतदान होता। मतलब विधायक जी, अब आप विधायक हैं और गाजियाबाद की जो जनता है, जो शहर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, उनके विकास के लिए क्या योजनाएं आपके पास है? मैं 5 साल का काम 2 साल में करूंगा, तेजी से विकास करूंगा। अपने गाजियाबाद के सांसद के साथ मिलकर 1 और 1 11 हम लोग मिलकर काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम गाजियाबाद को और ज़्यादा विकसित बनाने में पूरा अपना योगदान देंगे। भगवान दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर बनवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है वो गाजियाबाद के अंदर बने, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। उसके अलावा जो महामाया स्टेडियम है उसका विकास का मामला है। NS-24 के जो उधर कॉलोनीज़ हैं उन कॉलोनीज़ में भी हम सब पूरा प्रयास करेंगे। लाइन पार एक क्षेत्र है, उसको लेकर क्या योजना है आपकी? लाइन पार क्षेत्र इस समय कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बढ़िया गाजियाबाद की एक स्थान है और उसमें चूंकि मैं अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ता के रूप में मैं सब बूथों पर गया हूँ, मुझे वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी है। तो लाइन पार क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। पार्टी ने विश्वास जताया, पार्टी के जो मुखिया हैं क्या कहें उनको लेकर? उनका तो बहुत ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पार्टी के जो मुखिया ने मुझे चुना है, मुझे उसके लिए सारे नेतृत्व ने मुझे चुना, मुझ पर भरोसा जताया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गाजियाबाद की जनता के लिए क्या संदेश आप देते हैं? संदेश यही है कि पूरी मेहनत करूँगा, काम करूँगा और प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजियाबाद का विकास हो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद से चुने हुए विधायक संजीव शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जो गाजियाबाद की जनता है उनका विकास उनकी प्राथमिकता होगी। हालांकि महानगर अध्यक्ष होते हुए उन्हें गाजियाबाद की तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी है और समस्याओं को निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। देश की बात में अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पचवा दून क्षेत्र में खनन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जहां शासन प्रशासन ने बड़े पैमाने पर स्टोन क्रशर की परमिशन तो दी ही है, साथ ही आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र से लगती यमुना नदी में रिवर ट्रेनिंग के नाम पर खनन पट्टे आवंटित कर नदियों में पोकलेन और जेसीबी मशीनों से खनन करने की अनुमति दी है, जिससे प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जमीन का कंपनसेशन मिले। PCCF के यहाँ से वन्य जीव जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व में किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज को बंद करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2000 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को आदेश दिए थे कि किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी और वो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से खनन पट्टे बांटे जा रहे, स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ एक तरह से पूरा का पूरा, चाहे वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की बात करें, चाहे नेशनल वाइल्ड लाइफ की बात करें, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2015 में भी स्पष्ट आदेश सरकार को दिए थे कि किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। उसके खिलाफ सरकार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP हुई। SLP में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एंटरटेन करने से मना कर दिया। फिर हाई कोर्ट में दोबारा आकर के रिव्यू में गई और रिव्यू भी इनकी खारिज होगी। लेकिन बावजूद उसके आज कोई भी अधिकारी चाहे सरकार हो, बिल्कुल भी इस पे रोक लगाने में नाकाम हो चुकी है। देखिए, हमारी जो खनन नीति है उसमें केवल चुगान की व्यवस्था है। हम बेलचे का और छन्ने का प्रयोग कर सकते हैं और वो भी 3 फीट से ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। जबकि जब भी हम मैकेनाइज खनन करते हैं तो उसमें हम किसी भी गहराई तक जा सकते हैं। ये नियमों के विपरीत लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक और खास तौर से जो हमारी कृषि भूमि है, जो एक तरीके से अमूल्य कृषि भूमि है, उसको असुरक्षित बनाने वाली व्यवस्था चल रही है।
रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से। अगली खबर जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड भाजपा में जश्न का माहौल है। जीत की खुशी में देहरादून में भाजपा ने विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि इस विजय जुलूस में प्रतिभाग किया है। सर्वे चौक से बीजेपी मुख्यालय तक ये विजय जुलूस निकाला गया है। इस दौरान भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया। और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर नैनीताल से, जहां केदारनाथ उपचुनाव में मिली बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत की खुशी में नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिला। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत पर नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम सेवक सभा प्रांगण में पटाखे जलाकर खुशी का इजहार करते हुए मिठाई बांटी। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तरांचल की केदारनाथ की सीट पे हमने विजय प्राप्त की है। ये सारा जनता द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन सामान्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं उस पे जनता की ये मोहर दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अच्छा काम कर रही है, जिसके द्वारा जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में रिपीट कर रही है। अगली खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, इस जीत के पीछे क्या वजह मानते हैं, इतनी ऐतिहासिक जीत जो मिली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उत्तराखंड पे रहता है, और जिस प्रकार से केदारनाथ पे उन्होंने अपने अनेकों ऐसे काम किए जिसके कारण, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास योजनाएं हैं, और निश्चित रूप से जो जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी की और हमारे लोगों पे है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सिर्फ मिथ्या प्रचार करने का काम किया, कोई मुद्दाहीन पार्टी जिसे मैं कह सकता हूँ, के आधार पे आज इतने अच्छे मतों के साथ हमने केदारनाथ की सीट जीती है, जबकि अनेकों ऐसे प्रपंच रचने का काम उन्होंने कांग्रेस ने किया उसके बावजूद। और आप उसके साथ देखें ना, आज महाराष्ट्र की क्या मतलब एक तरफा जीत, प्रचंड बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा हो चाहे झारखंड में भी, लेकिन झारखंड में ठीक है, हम अच्छी स्थिति में हैं, पहले से बेहतर स्थिति में, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि कम से कम जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। उसके लिए मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जनता का मैं अभिवादन कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे थे हमारे पास तो मुद्दे बहुत थे, चाहे वो मंदिर के शिलान्यास की बात करें, चाहे चारधाम यात्रा की अव्यवस्था की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे थे, तो जनता ये मुद्दे पकड़ क्यों नहीं पाई? यदि मुद्दे उनके पास थे, जनता को स्वीकार करना चाहिए था। यदि जनता ने उनको हराया है, का मतलब उनकी मुद्दों को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को स्वीकारा है, हमारे काम को स्वीकारा है, तो आज मैं यही तो कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। एक अपेक्षाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जो हम पूरी कर रहे हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जनता का बढ़ा है, तो उसके लिए मैं अपनी जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ।
क्या इस जीत का असर निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, हम लोग कोई भी चुनाव से बहुत गंभीरता से लेते हैं, निकाय चुनाव या स्तरीय चुनाव, 2027 की बात करें, कुल मिला के मैं एक ही बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आगे की तरफ ही बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। बताइए, आपको कहते कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो कि ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है उसी का ये नतीजा है कि केदारनाथ की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये परिस्थिति आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखाई जा रही है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत बधाई हो। क्या वजह मानते हैं इतनी बड़ी मैंडेट है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उसके काम में, यहाँ पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं और पार्टी का जिस तरीके से नीचे स्तर तक अपना नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसी का परिणाम है। लेकिन सर, परिस्थिति तो सारी ऐसी अनुकूल दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुद्दे भी इतने थे, तो ऐसा क्या वजह रही कि 5000 से ज़्यादा मार्जिन से आपकी प्रत्याशी जीत पा रही है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, आप तो कहाँ कह रहे थे, आप तो ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे ही नहीं, और आज हम 5000 से भी ज़्यादा की लीड से जीत रहे हैं। तो लोगों ने साबित कर दिया ना कि जो झूठ का प्रचार फैलाते हैं उन पर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते। आगे चुनाव में इसका कुछ सकारात्मक असर आप लोगों के लिहाज से दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा, स्वाभाविक है। नहीं, स्वाभाविक ही है। लोग इस बात को जानते हैं कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो आज कांग्रेस है। कांग्रेस तो अब पूरे देश से ही साफ हो रही है। झारखंड में जो परिस्थिति हुई, तो झारखंड में उनकी सरकार थी, अब वो सरकार आ गई उनकी तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में देखो एक तरफा हो गया, साफ हो गए। हम झारखंड में भी हमारा प्रतिशत कहीं घटा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा है लोग। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है उसका एक परिणाम सकारात्मक, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे फिर केदारनाथ उपचुनाव की बात करें, इन तमाम विधानसभा के इन विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं उसमें देखने को मिला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। अगली खबर गदरपुर से है, जहां नशे के खिलाफ अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लगभग 18 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे का कारोबार करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में थाना दिनेशपुर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान आनंदखेड़ा से मोहनपुर को जाने वाले रास्ते पर पॉपुलर की नर्सरी के पास एक युवक को रोककर तलाशी ली गई। कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:15 बजे थाना दिनेशपुर में आनंदपुर से मोहनखेड़ा जाने वाले रास्ते में पॉपुलर की नर्सरी के पास थाना दिनेशपुर की टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त के पास से करीब 17.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त परमजीत सिंह ग्राम बक्सौरा थाना दिनेशपुर का रहने वाला है और पूर्व में भी अनेक चोरी और एनडीपीएस के मामलों में थाना बाजपुर, थाना गदरपुर, कोतवाली रुद्रपुर एवं थाना दिनेशपुर से जेल जा चुका है। अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के केदारनाथ में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर विकासनगर मुख्य बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में जमकर आतिशबाजी की। आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत पर समस्त प्रदेशवासियों का आभार जताया। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव जीत पर कहा कि केदार घाटी की जनता ने भाजपा पर अपना भरोसा जताते हुए पुनः जीत का सेहरा भाजपा के सिर बांधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा है। उनके नाम का
पूरे देशव्यापी भी प्रचंड लहर है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों पे देश की जनता की मोहर है और भारतीय जनता पार्टी का जो अद्भुत संगठन है उसके कार्यकर्ताओं की बेजोड़ मेहनत का प्रतिफल है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में हम लोगों ने हैट्रिक बनाने का काम किया। देश के इतने बड़े प्रांत में, और इतना ही नहीं, हमारी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस निकल करके आई। हमेशा से बेहतर हमने इस बार परफॉर्म किया, ये असाधारण बात है। और हम लोगों ने झारखंड में भी अच्छा परफॉर्म किया, झारखंड में भी अच्छे कार्यकर्ताओं ने हमारे मेहनत की। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एस्ले होल पर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में उद्योगपति अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। कांग्रेसियों ने जांच एजेंसियों से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि अमेरिका की जांच एजेंसियां बहुत मजबूत हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने धन का दुरुपयोग कर बड़ा अपराध किया है। हम अडानी के कौन अभियान में आज साबित कर दिया है कि अडानी और केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी हैं, इनके बीच में कोई रिश्ता है। क्योंकि यूएसए की एजेंसियां भी कह रही हैं और उन्होंने साबित किया है, आरोप लगाया है अडानी पे रिश्वतखोरी का। और उनकी एजेंसी कह रही है कि रिश्वत के मामले के से दबाव बनाया गया है और इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन पे। तो हम चाहते हैं कि इसमें ईडी, इनकम टैक्स सब लोग इन्वॉल्व हों और अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां जिले के रामनगर में आज एक घर के किचन में अचानक आग की घटना सामने आई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पर अग्निशमन के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भयानक थी कि तेज लपटें आग की उठ रही थी। अग्निशमन को एक बड़े टैंकर को भी मंगवाना पड़ा। आग को देखकर आसपास के लोग अपनी छतों पर चढ़कर यह मंजर देखने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग जो है उनके किचन में लगी हुई है। मौके पर आकर बच्चों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो पहले हमने फायर टेंडर जो छोटा वाला है वो भेजा था, नहीं तो फिर बड़ा वाला टेंडर आया। आग जो है इस समय आग बुझा ली गई है और मौके पर जो है लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हुई है और उसको बाद में फिर देखा जाएगा गहनता से। कोई नुकसान वगैरह आप जो हुआ उसका आकलन किया गया। नुकसान तो खैर होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। फ्रिज जल चुका है, कुछ सामान और है, रसोई का कुछ सामान और जला हुआ है। तो बाद में जो है इसका फिर पूर्ण विवरण फायर रिपोर्ट में दिया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।